गुजर कश्मीरी को लड़ाया गया। पहले हिंदू मुस्लिम किया गया, जम्मू कश्मीर में कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद गुजर कश्मीरी किया गया, कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद गुजर पहाड़ी किया गया, कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद गुजर बकरवाल किया गया, कामयाब नहीं हुआ। अब सीधे किसी कम्युनिटी पे टारगेट करते हैं। आप जैसे जो गुज्जर लीडर हैं वो क्या काम कर रहे हैं? आप खामोश बैठे, आप अपनी सियासत गर्म करने के लिए सिर्फ बयानबाजी करेंगे या ग्राउंड पे काम? ये पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर की को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से बयानबाजी हुई और कल ही हमने देखा कि एक डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की स्पोक्स पर्सन जो है सुजादा बशीर की बात करेंगे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और ऐसा एक कम्युनिटी का नाम लाया और उसके बाद माफ़ी भी मांगी। तो अल्ताफ बुखारी जी को हम देखेंगे, उनकी बयानबाजी है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर? कल जो सजादा बशीर हैं वो एक नई पार्टी बनी है जिसको जुमा 8 दिन हुए हैं, उसकी स्पोक्स पर्सन है और उसने जो बोला कि ये गुजर इलाके से आए हैं। अगर हम गुजर कौम का मुताला करेंगे तो गुजर कौम का शजर नसब जाके हज़रत उमर फारूक और अबू बकर से जाके मिलता है। बीजेपी से आप सेटिस्फाइड नहीं है? इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है, G20 समिट पहली बार हिंदुस्तान में, और वो भी कश्मीर में हो रहा है, और इतने सारे जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनके लोग कश्मीर आने जा रहे हैं। लाल चौक देखिए आप, नया लाल चौक बन रहा है। आप देखिए हर दिन कहीं ना कहीं इनाग्रेशन होती है, हर दिन नए रोड नए, इस तरह का कश्मीर जो है कि पहले कभी देखा नहीं। और ये भी बताया जा रहा है कि 70 सालों में जो नहीं हुआ अब होने जा रहा है। आप क्या इससे सेटिस्फाइड? ने पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स की उस एजेंडे को लेकर चले और कर्नाटका में लोगों ने उसको रद्द कर दिया और आपने देखा उस बंदे को भी हरा दिया जिस बंदे ने हिजाब पे बैन किया था। मज़ाहिब हैं उनको लड़ाने की पॉलिटिक्स करेंगे, उनके लिए एक खतरे की घंटी बज गई है। अब आपकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोई कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, बात करेंगे आजकल जम्मू कश्मीर की सियासत की। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन जो हैं वो किस ओर जा रहे हैं? आप देख रहे हैं आए दिन जो है जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं और उसके बाद माफ़ी भी मांग रहे हैं। क्या ये बयानबाजी करना और कम्युनिटीज़ को आपस में लड़ाना और उसके बाद माफ़ी मांग लेना, ये किस तरह से? आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं और आपको बता दें कि कश्मीर प्रोविंस के प्रेसिडेंट भी हैं, डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा से है। और इनके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगी, डॉक्टर मुस्तफ़ा जो हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी के वो वाहिद DDC मेंबर है जिन्होंने 5000 से ज़ायद वोटों से जीत हासिल की थी और उन्हें ट्राइबल अवार्ड से भी नवाजा गया था। उनसे ही मज़ीद जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। शुक्रिया आपका भी, आपने तशरीफ़ आवरी आपने यहाँ की, आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपको काफ़ी कम समय हुआ एज ए पॉलिटिकल लीडर, लेकिन जिस तरह से आपने लोगों का दिल जीता है और उसके बाद हमने देखा DDC इलेक्शन में आप सामने भी आए, ये पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर की को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से बयानबाजी हुई और कल ही हमने देखा कि एक डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की स्पोक्स पर्सन जो है सुजादा बशीर की बात करेंगे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और ऐसा एक कम्युनिटी का नाम लाया और उसके बाद माफ़ी भी मांगी। तो अल्ताफ बुखारी जी को हम देखेंगे, उनकी बयानबाजी है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को? देखिए, सबसे पहले एक बड़ी दुख भरी और अफसोस होता है इन चीज़ों पे। ये लोग अपने आप को बहुत बड़े नेता कहते हैं और फिर सियासत में आकर ये इतने गिर जाते हैं कि कम्युनिटी को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। मैं सख्त अल्फाज में इनके इन तमाम बयानों की मज़म्मत करता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि कल जो सजादा बशीर हैं वो एक नई पार्टी बनी है जिसको जुमा 8 दिन हुए हैं, उसकी स्पोक्स पर्सन है और उसने जो बोला कि ये गुजर इलाके से आए हैं, उनको ये नहीं पता है कि गुजर कौम की एक तवारीख़ है और वो अपने अंदर एक तारीख़ रखती है। और अगर हम गुजर कौम का मुताला करेंगे तो गुजर कौम का शजर नसब जाके हज़रत उमर फारूक और अबू बकर से जाके मिलता है और जफाकश कौम के साथ साथ पुरअमन कौम है। और अगर ये लीडर हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब इस वक्त लीडर हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब इस वक्त लीडर हैं, ये चीफ़ मिनिस्टर बने और इनके पीछे बनने का जो सबसे बड़ा हाथ है वो इसी गुजर कौम का है। और आज आप तंज करोगे इस कौम को, हकारत की नज़र से देखोगे, ये अफसोसनाक है। और मैं इन लोगों से ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों का सियासत में होना एक माशरे के लिए नासूर है। ये सियासत में नहीं होने चाहिए और इनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि इससे एक कौम के अंदर दरार पैदा होगी और फिर ये एक नई चीज़। देखिए आप, मुझे समझ नहीं आती है ये लोग किस से ये पॉलिसी लेके आते हैं। बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स की
उस एजेंडे को लेके चले, और कर्नाटका में लोगों ने उसको रद्द कर दिया, और आपने देखा उस बंदे को भी हरा दिया जिस बंदे ने हिजाब पे बैन किया था। और ये है नया हिंदुस्तान, लोग बढ़ रहे हैं एक नई सोच के साथ। उन्होंने ऐसे लीडरों को जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या गुज्जर कश्मीरी या बाकी जो मज़ाहिब हैं उनको लड़ाने की पॉलिटिक्स करेंगे, उनके लिए एक खतरे की घंटी बज गई है कि अब आपकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। मुझे तो अफसोस उस वक्त होता है, इन लीडरों को इस चीज़ पे सियासत करनी चाहिए कि वो इन लोगों को आपस में मिलाएं, लोगों को दिल मिलाएं। और पहले ही हम एक मुसीबत में डूबे हुए हैं, एक मुसीबत से नहीं निकलते, दूसरी मुसीबत आ जाती है। मेरा नौजवान यहाँ परेशान हाल है, मेरी पब्लिक यहाँ परेशान हाल है, महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए। आपके पास क्या मुद्दा कोई नहीं बचा, अब आप दो जातों को आपस में लड़ाओगे। यहाँ कश्मीर में ये तरह तरह की चीज़ें करेंगे। मैं आपकी इसके ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले एक मज़मूम साजिश चली जिसके तहत गुज्जर कश्मीरी को लड़ाया गया। पहले हिंदू मुस्लिम किया गया, जम्मू कश्मीर में कामयाब नहीं हुए। उसके बाद गुज्जर कश्मीरी किया गया, कामयाब नहीं हुए। उसके बाद गुज्जर पहाड़ी किया गया, कामयाब नहीं हुए। उसके बाद गुज्जर बकरवाल किया गया, कामयाब नहीं हुए। अब सीधे किसी कम्युनिटी पे टारगेट करते हैं, जैसे कल सजादा बशीर ने किया कि ये गुज्जर गांव से आए। मुझे बताइए वकार रसूल कौन से गुज्जर गांव से हैं और वो कौन से गुज्जर हैं? इसका मतलब आप इतना हकीर समझते हो इस कौम को, जिस कौम ने आपको पद दिए, जिस कौम ने आपको कुर्सियां दी। यहाँ तो बाइकाट होता था, वही यही लोग तो वोट डालते थे। आप जैसे जो गुज्जर लीडर हैं वो क्या काम कर रहे हैं? आपने तो कुछ कल किया नहीं, एक मीडिया के सामने आके कहना, आपको तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए था, आप खामोश बैठे हैं। देखिए हम अभी तिफल मकतब हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि इनको ये नहीं पता है SC ST कानून के तहत हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। कब करेंगे? नहीं, हम आप अपनी सियासत गर्म करने के लिए सिर्फ बयानबाजी करेंगे या ग्राउंड पे काम भी करेंगे? हमने अगर सियासत गर्म करनी होती तो हम पहले कोई बयानबाजी करते। हम ये चाह रहे हैं कि हम ग्राउंड पे ये काम कर रहे हैं। और आपको पता नहीं है कि यहाँ कश्मीर में हमेशा इस कौम को हकीर समझा गया है। उसका शिकार मैं खुद भी हुआ हूँ। मैं अलायंस में था, इसी वजह से मैं उसका शिकार हुआ कि अलायंस में मुझे इसी चीज़ को देख के कुछ नहीं दिया गया। तो ये लोग वोट के वक्त, डोल बजाने के वक्त, बाकी चीज़ों में याद करेंगे इस कौम को, लेकिन जब बारी आती है इस कौम के हुकूक की तो इनको हमेशा पसपा रख के इस पर राज करना चाहते हैं, और कोई इनका काम नहीं है। आपको लगता है कि कश्मीर जो है इस समय नौजवान परेशान है? क्या आपको लगता है इस तरह की बयानबाजी करके, उस पर सियासत करके, जो सियासी लीडर होता है ना, वो एक लीडर होता है, उसको कौम को आगे लेके चलना है, लेकिन नौजवान इस समय बिल्कुल जॉबलेस हैं, उनके लिए कोई बोलता नहीं, ना ही हमने कभी आपको बोलते हुए देखा। क्या प्लान है आपका? किस तरह के लीडर हैं आप जम्मू कश्मीर के और कश्मीर को आगे लेके जाना चाहते हैं? मेरे भाई, शायद आप वाकिफ़ नहीं हैं, यहाँ जब भी नौजवानों के पिछले दिनों जो स्कैम हुआ, बाकी चीज़ें हुई, हमेशा हम लोग बोलते ही नहीं। आप लाल चौक में इस वक्त देखिए, आप वो सर्च कीजिए, प्रोटेस्ट आपको मिलेगा, हमारा ही मिलेगा। और हमेशा हम इस चीज़ पे बोलते हैं। और मेरी तमाम सियासी लीडरों से गुजारिश है कि इस वक्त मेरा नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है, डिग्रियां करके डिप्रेशन में जा रहा है, मंशियात की तरफ बढ़ रहा है। आप उस पर बात कीजिए ना, इनके ये जॉबलेस हो गए हैं, इस पर बात कीजिए। आप इतनी नीचे गिर चुके हैं कि ऐसी सियासत आप करोगे। मैं तो पहली चीज़ ये है, बीइंग ए मुस्लिम, हमारे यहाँ आप कुरान पाक उठा कर देखिए, कुरान में लिखा है कि ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, कसम है आदम की और आदम की औलाद की। हम लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। और मुझे समझ नहीं आती है, आप नेल्सन मंडेला का कोटेशन उठा के देखिए, उसने कहा है, मुझे लगता है यहाँ लीडर कोई नहीं है, सब सियासतदान है। सियासतदान और लीडर में फ़र्क ये होता है, लीडर जो होता है वो नई नस्ल की सोचता है, और सियासतदान चुनाव की सोचता है। ये सोच रहे हैं चुनाव आने वाला है, तब ये ऐसी बयानबाजी करते हैं। हम तो ऐसी बयानबाजी की मजम्मत करते हैं, और ना हमारे मुंह से ऐसे कभी अल्फाज निकलेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, कश्मीरी सब एक हैं, और ये पुरअमन, हमने इस वादी को पुरअमनवादी बनाना है, उसमें अपना रोल अदा करना है। और नौजवानों को, नई नस्ल को हमने तहजीब देनी है, भाईचारा सिखाना है, उसके लिए हमने काम करना है। आपसे एक और सवाल भी जानना चाहूँगा कि आपने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो आपने शाह फैसल साहब के साथ ज्वाइन किया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक उम्मीद दिलाई थी, लेकिन उसके बाद वो किस तरह से कश्मीर के लोगों को छोड़कर चले गए, और उसके बाद उन्होंने अपना वही किया जिनमें उनका फ़ायदा था। ना ही उन्होंने उस आवाम को अधूरा छोड़ दिया, और ना ही आवाम की कभी सुनी। आपने उनको ज्वाइन किया था, और उसके बाद आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि आप एक सक्सेसफुल लीडर आने वाले समय में बन सकते हैं? भाई, उन्होंने छोड़ा, हमने तो नहीं छोड़ा। ये सवाल आप उनसे कर सकते हैं। रहा हमारी बात, हम भी निकले, और जब से निकले हैं
ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلعت خیج موجوں سے وہ نہیں گھبرایا کرتے. ہم نکلے، اس کے بعد اسمبلی الیکشن نہیں ہوا. اگر اسمبلی الیکشن ہوتا تو آپ ہمیں الحمدللہ اسمبلی میں دیکھتے. اور ڈی ڈی سی الیکشن ہوا، بڑے مارجن سے ہم نے جیتا اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہم سروں پہ راج کرنے نہیں آئے، ہم دلوں پہ راج کرنا چاہتے ہیں. ہم نوجوانی کا آواز بننا چاہتے ہیں، ہم مظلوموں کی آواز بننا چاہتے ہیں، ہم بے قصوں اور بے بسوں کی آواز بننا چاہتے ہیں. اس وقت مہنگائی نے ہماری مزدوروں کو کہاں پہنچا دیا ہے، تو ہم وہ آواز بننا چاہتے ہیں. اگر یہ آواز بننا گناہ ہے تو یہ گناہ میں بار بار آپ کے کیجریوال صاحب نے تو کبھی کشمیر کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا. جب کبھی کشمیر کا مسئلہ ہوا تو وہ اس سمے باقی پارٹیوں کے ساتھ مل کر دکھائی دیا. جہاں پہ کشمیریوں کی بات کرنی تھی وہاں پہ کیجریوال صاحب نے کبھی کشمیریوں کی بات کی نہیں. تو کس دم پہ آپ یہاں پر عام آدمی پارٹی کو یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کشمیریوں کے دل جیتے گی؟ دہلی میں تو آپ دل جیت نہیں سکتے، کشمیر میں آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ کشمیریوں کا دل جیتیں گے؟ میرے بھائی، اگر دہلی میں ہم دل نہ جیتے تو دوسری مرتبہ سرکار کیسے بنا؟ دہلی والوں کا جیتا ہے نا، کشمیریوں کا تو نہیں جیتا ہے. اس کے بعد اگر ہم دہلی والوں کا دل نہ جیتے تو پنجاب کا والے میں حکومت کیسے کرتے؟ اب دہلی سے پنجاب آپ دیکھیے، ہم اردو زبان میں بات کر رہے ہیں، اس اردو زبان کی تواریخ ہے، یہ پنجاب سے کشمیر آئی ہے. تو اب عام آدمی پارٹی بھی پنجاب سے کشمیر آئی. کیجریوال صاحب کا ایک بیان یاد ہوگا جو انہوں نے سنسد میں دیا، اور اس کے بعد سب آپ نے سوشل میڈیا دیکھا، تمام لوگوں نے کہا کہ جی کیجریوال صاحب نے بھی کشمیریوں کا دل توڑ دیا. دیکھیے، آپ کو کیجریوال کا وہ ایک بیان یاد ہے تو یہ کیوں نہیں ہے جب یہاں وہ فلم بنائے گی اس پہ تو کیجریوال ہی نے بولا، اور کیجریوال نے ڈٹ کے بولا اور کہا کہ نہیں، ایسی فلمیں نہیں بننی چاہیے. میں تو کل دیکھ رہا تھا نیشنل کانفرنس کے بہت بڑے نیتا جس نے نیشنل کانفرنس کو چھوڑا ہے، اس نے کہا کہ یہ 370 کا جو ڈھنڈورا مچا رہے ہیں سب سے پوچھ کر یہ کاروائی کی گئی ہے، سب کو پہلے اعتماد میں لیا گیا ہے. یار مجھے یہ بتائیں کہ ان سے آپ پوچھئے نا، آپ کے منشور میں اٹنامی، آپ کے منشور میں سیلف رول، آپ کے منشور میں باقی چیزیں تھیں، اس وقت کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ یہ لوگ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہاں کشمیریوں کا دردی یہ نہیں ہے. اگر کشمیریوں کی دردی ہوتی تو ہم اس حالت میں نہ ہوتے. میرا نوجوان اس وقت جس دلدل میں کھڑا ہے اور جہاں اس کی بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اب دیکھیے کل یہاں ہو کیا رہا ہے. الطاف بخاری صاحب کہہ رہے ہیں شیعہ سنی کر رہے ہیں. کیا آپ کے پاس اور سیاست نہیں بچی؟ اس کے بعد آپ ہمارے فاروق صاحب کو اٹھائیے. فاروق صاحب کل کہہ رہے ہیں کیا ہمارے نوجوانوں کی اتنی وہ تذلیل کریں گے؟ وہ کہتے ہیں 15,000 پہ ہمارے نوجوان کام کر رہے ہیں، ان کے موبائل بھی دیے ہیں. ارے پہلے وہ اس ایک ایسی ایجنسی کا کہہ رہے ہیں جو معتبر ایجنسی ہے، تو اگر آپ اس کے اندر نہیں ہو تو آپ کا کیسے پتہ؟ اور پھر اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ ایسا کروا رہے ہو تو ہمارے نوجوانوں کو کیا اب یہیں اتنی ہی تذلیل باقی تھی جو اب آپ نے یہ بھی شروع کر دی؟ پھر تو وہ یا تو وہ آپ کے کنٹیکٹ میں ہی یا تو آپ کے ورکر ہیں، تو آپ پورے کشمیر کے نوجوانوں کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ آپ کس طرح کا کشمیر چاہتے ہیں؟ حال کا کشمیر سے آپ سیٹسفائی نہیں ہیں؟ اتنی ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، G20 سمٹ پہلی بار ہندوستان میں، اور وہ بھی کشمیر میں ہو رہا ہے، اور اتنے سارے جو بڑی کنٹریز ہیں ان کے لوگ کشمیر آنے جا رہے ہیں. لال چوک دیکھیے آپ، نیا لال چوک بن رہا ہے. آپ دیکھیے ہر دن کہیں نہ کہیں اناگریشنس ہوتی ہے، ہر دن نئے روڈ نئے. اس طرح کا کشمیر جو ہے کہ پہلے کبھی دیکھا نہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 70 سالوں میں جو نہیں ہوا اب ہونے جا رہا ہے. آپ کیا اس سے سیٹسفائی نہیں ہیں؟ دیکھیے، میں یہ چیز مانتا ہوں کسی حد تک یہاں تعمیر و ترقی ہوئی ہے، لیکن میں وہ کشمیر چاہتا ہوں جس میں کشمیریوں کے دل جیت لیں، جس میں کشمیری پرامن رہیں، یہاں پرامن وادی بن جائے. آپ کیسے دل جیتیں گے؟ ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلی جو ہماری کوشش ہوگی کہ ہمیں ہماری سٹیٹ ہوڈ واپس ملے. اس کے بعد میرے نوجوان کو یہاں روزگار ملے، یہاں امن کی فضا، وہ امن کی فضا قائم ہو جائے. میں نے خود دیکھا ہے باہر کی سٹیٹوں میں کہ ہم رات کے 1 بجے لائبریری سے نکلتے تھے، یہاں 7 بجے کے شام 7 بجے کے بعد باہر نہیں نکل سکتے. میں پرامن کشمیر دیکھنا چاہتا ہوں، پرفضا کشمیر دیکھنا چاہتا ہوں. جو ہمارے یہاں لوگ آ رہے ہیں ہم اس چیز کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے نوجوانوں کو ستانا اور یہاں کے نوجوانوں کو طرح طرح کی اذیت دینا چھوڑ دیا جائے، چاہے وہ سکیم ہوں چاہے وہ کسی اور طریقے سے ہو. تھینک یو مصطفیٰ صاحب. جی ناظرین، بالکل یہ تھے عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب، جو کہ جن کا تعلق بانڈی پورہ سے ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کشمیر میں جو ہے ترقی ضرور ہوئی ہے لیکن وہ کشمیریوں کا دل ابھی تک کسی نے نہیں جیتا ہے، اور آنے والے سمے میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم کشمیر کو نہیں بلکہ کشمیریوں کے دل جیتیں گے، اور آنے والے سمے میں ہم اسی طرح کی کوشش کر کے عام آدمی پارٹی جموں کشمیر میں حکومت بنائے گی. فی الحال وہ آنے والا وقت ہی طے کرے گا جموں کشمیر میں کس کی حکومت بنے گی، لیکن یہ خصوصی بات چیت ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب کے ساتھ، اور ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.